नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसमें हिंदी, मैथ और जीके है। व्यस्तता के कारण इंग्लिश और रीजनिंग इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके लिए आपको मैं दूसरा पेपर बनाकर भेजता हूँ। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इस पेपर के अंत में मैं आपको पेपर के दौरान अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि पेपर को आपने किस प्रकार अटैम्प्ट करना है, सही समय में पेपर को पूरा कैसे करना है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। वैसे तो इसके लिए ज़रूरी था कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ही इस तरीके से की जाए कि भी आपको उस समय के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी ना बनानी पड़े, आपकी प्रैक्टिस ही इस प्रकार की हो कि आप पेपर में उसको उसी प्रकार से काम करें। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए। उसके बाद है र शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है? र शब्द का उच्चारण स्थान है दंत्य। संधि विच्छेद करें नदियों, तो इसका ऑप्शन है नदी प्लस ओ, नदियों, ऑप्शन ए। इसके बाद है स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? स्वागत में प्रयुक्त संधि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है ये। इसमें है स्वर संधि। देश प्रेम में उपयुक्त समास कौन सा है? देश प्रेम में उपयुक्त समास है तत्पुरुष समास। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द जो है तत्सम वर्ग में आता है। वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है ये अरबी भाषा से लिया गया है। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब जो आपको शब्द दिए गए इसमें से तत्सम आपको कौन सा लगता है वो अपने चयन करना है। तो इसमें तत्सम शब्द है मर्म। इसके बाद आप इससे आगे है सही शब्द का चुनाव करें। तो ईर्ष्या में बच्चों इसमें क्या देखने में लग रहा है कि ईर्ष्या तो बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि ईर्ष्या में ई बड़ी वाली आती है, वो वाला आपने ईर्ष्या ठीक करना है। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना, इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, इसलिए मैं दोनों आपको बताऊंगा। कई जगह पर लिखा होता है कि बहुत सुंदर होना और कई जगह है अनुरूप जोड़ा होना। मेरे अनुसार यदि आप अंगूठी का नग लिख रहे हैं तो मतलब क्या है कि अंगूठी में फिट हो जाने वाला लायक नग होना, तो मतलब अनुरूप जोड़ा होना जो परफेक्ट मैच में आए। अगर आप बोलते हैं कि अंगूठी का नग की बजाय इसको ऐसे बोलें कि अंगूठी में नग होना, अंगूठी में नग होना बोल सकते हैं, तो वो बहुत सुंदर होगा कि किसी अंगूठी में फिट किया गया नग है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। खैर आप इसमें दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे आगे है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर लिखना। ठीक है, बहुत ही सुंदर लिखना। यहाँ बहित लिखा गया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बहुत सुंदर लिखना। पेट में दाढ़ी, पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में ही व्यक्ति का बुद्धिमान होना। कोई व्यक्ति है जिसके फेस पर दाढ़ी नहीं है, पेट में है, मतलब मेच्योरिटी है उस व्यक्ति में, तो इस प्रकार से है। तेलुगु किस भाषा का शब्द है? तो जो तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की भाषा है। किस राज्य की भाषा, सॉरी राज्य की भाषा है? तेलुगु किस राज्य की भाषा है? वो आंध्र प्रदेश की है। और तमिल किसकी है? वो तमिलनाडु की है। यहाँ एक कन्फ्यूज़न रहता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ये देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची जो है रसाल नहीं है, क्योंकि रसाल तो आम का पर्यायवाची है। इसके बाद है अमेय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमेय शब्द का पर्यायवाची शब्द है सुधा, अमृत। उसके बाद है अल्पसंख्यक शब्द का विलोम शब्द क्या है? अल्पसंख्यक शब्द का विलोम शब्द है बहुसंख्यक। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी, बहुसंख्यक। यहाँ बी टिक करेंगे। उसके बाद यमुना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो आप सबने फिल्मों में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है जी। महमूद गजनबी ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? महमूद गजनबी ने कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नष्ट किया था। हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, केरी सिंह को दी थी। इसके बाद आता है जी, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और शांबर के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध में किसकी हार हुई थी? एक की हार एक की विजय। तो किसकी हार हुई थी जो कि युद्ध 40 वर्षों तक चला था? ये आर्यन सभ्यता में ऐसा लिखा गया है, तो इसमें जो हार हुई थी किरात की हार हो गई थी। ठीक है जी। और राजा जीत गए थे। ठीक है जी। और इसमें है बकलोल छावनी कहाँ पर है? बच्चों नॉर्मल छावनी सबको पता होती है, लेकिन जो चंबा में डलहौजी का पता है सबको, बकलो का नहीं पता है। इसी प्रकार बक्शाई भी है, कुछ एक छावनियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
तो बकलो जो है ये चंबा में है। इसी क्यों मैंने डाला है इसको, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद है किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। कुछ जिले हैं जिनका नाम कुछ और है लेकिन इनके मुख्यालय कहीं और हैं। जैसे कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ है, धर्मशाला में है। लाहौल स्पीति का केलांग में है और किन्नौर का रिकांगपिओ में है। तिब्बती लोग किन्नौरी करना, यहाँ पर तिब्बती लोग किन्नौरियों को किस नाम से पुकारते हैं, तो तिब्बती लोग जो हैं किन्नौरियों को खूनू के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, खूनू के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था। भारतीय स्वतंत्रता के समय बिलासपुर का राजा जो था आनंद चंद था। उसके बाद है भीमा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है। भीमा काली मंदिर आपको सबको पता होगा सराहन में है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अलोरा की गुफाओं का व शैलकृत मंदिरों का संबंध का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्ध एवं जैनों से, हिंदुओं और जैनों से, हिंदू कौमा बौद्ध और जैनों से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन सभी से। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित कर सकता है। यह एक्चुअली प्रश्न आपको आना था कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें जो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। हाँ, राष्ट्रपति जो है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करता है वो स्पीकर करता है। राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देने की जो है, जब भी देश में नई इलेक्शन हो, नई सरकार बने, तो जो प्रथम सत्र होगा लोकसभा का, राष्ट्रपति उसमें भी भाषण देते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो लोकसभा का प्रथम सत्र होगा उसमें भी अभिभाषण देने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। तो लेकिन इसका प्रश्न जो पेपर में आता है वो इस तरह से आता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि स्पीकर नहीं है तब कौन करेगा, तब आप बताएंगे जी डिप्टी स्पीकर करेंगे। और अगर डिप्टी स्पीकर भी ना हो तब कौन करेगा, तब राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। अगर वो भी ना हो तो ऐसा व्यक्ति जिसको कि दोनों सदनों के सदस्य मिलकर इसके काबिल चुने, वो व्यक्ति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। सूर्य की विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो इसका आएगा अवरक्त किरणें। दूध की शुद्धता का मापन में प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है। आपको यंत्र और उनके काम ये पता होने चाहिए। दूध के क्या है, लैक्टोमीटर, इसमें हम दूध की शुद्धता को नापते हैं। ये उसमें फ़ैट कैलकुलेट करता है कि दूध में कितनी फ़ैट है, उसके अनुसार फिर उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद है सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वो किस तरह से होती है, कौन सा रिएक्शन होता है। अगर इंग्लिश में बोलें तो या हिंदी में कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य में हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम बनते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये कहलाता है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जो नाभिकीय विखंडन होता है वो कहाँ होता है, परमाणु बम में। परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, उसमें यूरेनियम के जो परमाणु है वो टूटता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन बम में कौन सी होगी, तो क्योंकि सूरज में भी तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बम में भी वही क्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। और परमाणु बम में न्यूक्लियर फिजन। ठीक है जी, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। और जो हमारे घर की गैस होती है एलपीजी, उसमें C2H5 मीथेन। ठीक है, इसके बाद है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया जो है स्टार्टिंग में मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में जो लार होती है वो बाय नेचर एसिडिक होती है, तभी बोला जाता है कि खाने को अच्छे से चबा कर खाएं, ताकि वो अच्छे से उसमें लार मिक्स हो जाए और ये क्रिया जो है बढ़िया तरीके से अच्छे से शुरू हो जाए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1956 में। इस प्रश्न को डालने का कारण है कि LIC अभी अपने नए शेयर लेकर आया है शेयर मार्केट में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि LIC कब, इसकी स्थापना कब की गई थी। ओलंपिक 2020 जो कि हो चुके हैं, इनमें जो है बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता था। तो अब आप देखिए, मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग में है, इन्होंने सिल्वर जीता था, तो ये नहीं होगी। PV संधू बहुत ही बैडमिंटन की बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद बजरंग पुनिया आपको पता है कुश्ती से हैं, तो बचे कौन, लोवलीना बोरगोहन, इन्होंने कांस्य पदक जीता था बॉक्सिंग में। कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए सरकार ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की थी। ये बच्चों प्रश्न मैंने जानबूझकर बनाया है। इसमें क्या है, मैक्सिमम बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे हैं जो मैंने वैसे पूछा था उनसे। क्यों, अभी देखिए सभी बोलते हैं आरोग्य सेतु या कोविशील्ड,
ठीक है जी, लेकिन एक्चुअली प्रश्न क्या पूछा गया है आप उसको ध्यान दीजिए। वेबसाइट बोला गया है, वेबसाइट। तो वेबसाइट का एक जनरल सी पहचान है कि उसके लास्ट में gov.in या co.in कुछ लिखा होगा। ठीक है जी, तो इसमें तीनों में कहीं नहीं है और इस चौथे में है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो ये वेबसाइट बोला है, ना कि ऐप। तो ये ध्यान दीजिएगा, शब्दों में अंतर है। संयुक्त भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य सैन्य अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ था? ये कुछ महीने पहले संपन्न हुआ था। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका कुछ हिस्सा हिमाचल में भी हुआ था, बकलो छावनी के पास। ठीक है, चंबा जिला में बकलो और डलोजी के पास हुआ है। तो इसी वजह से मैंने उस प्रश्न को भी वहाँ ऐड किया था। और दूसरा ये इसको ऐड करने का भी है कि इनमें संयुक्त अभ्यास जो इस पिछले साल का हुआ, सॉरी इसी वर्ष हुआ है, ये यही हुआ है। इसका नाम है वज्र प्रहार। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य एक पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया था। 2 महीने पहले, 1 महीना 2 महीने पहले की बात है। पुल का क्या नाम है? तो बच्चों एक याद रखना बात कि बैंक इन ब्रिज या इन बैंक ब्रिज करने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश को आज़ाद हमने करवाया था पाकिस्तान से, तो वो हमारा मित्र है। इसके बीच में जो चीज़ें चलेंगी वो मैत्री में होंगी। और पाकिस्तान के साथ जो है हमारा पहले ही काफ़ी विवाद रहता है, तो उसके साथ जो भी हम करेंगे वो समझौता होगा आपस में। तो ठीक है, तो अब बांग्लादेश से पूछा है, पुल की बात की है तो मैत्री पुल। पाकिस्तान से पूछते कि कौन सी ट्रेन चलती है तो समझौता एक्सप्रेस, या फिर जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी, आगे मैथ करते हैं। 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों की जो 6 व 9 से विभाजित हों, क्या संख्या होगी? मतलब 100 से लेके 200 के बीच में आ सके वो पूर्णांक जो कि 6 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएं, उनकी संख्या क्या होगी? इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम जब लेते हैं हम, तो क्या आता है हमारा एलसीएम? 3 और 2 अब जाते नहीं, 3 3 9 2 18 आ जाता है। इसका मतलब जो 18 के टेबल पर संख्याएं आएंगी कहाँ से? 100 से लेकर 200 के बीच। 100 से लेकर 200 के बीच उतनी ही संख्याएं जो हैं वो इसके बीच में होंगी, जो कि 9 और 6 से विभाजित होंगी। इन दोनों के एलसीएम से जो के टेबल पर जो इन दोनों के एलसीएम के टेबल पर जो संख्याएं आई, वही जो है इन दोनों से विभाजित होंगी। तो हम 18 का करते हैं, तो 18 छिके जो होता है यहाँ 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है। ठीक है जी, कितना आएगा जी? 108। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि 18 को आप 11 से गुना करना, वो आएगा 198। तो इससे अगर 12 कर देंगे तो बड़ी हो जाएगी, और यहाँ 5 करते हैं तो 90 आता है, वो छोटा हो जाता है। अब इसका मतलब 6 से लेकर आता है, एक 6 हो गया, 7 8 9 10 और 11। यानी कि अगर हम 18 का टेबल पढ़ें तो इन्हीं संख्याओं के साथ गुणा करने पर जो है 100 से 200 के बीच में संख्या आती है। तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हुई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने तरीका समझना है कि उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम पर जो भाग होती हैं, जो एलसीएम आ जाए, वो एलसीएम के टेबल पर संख्याएं जिनके बीच में आएंगी, एलसीएम के टेबल पर 100 से 200 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो उतनी ही संख्याएं होंगी जितनी कि 100 से 200 पर 9 और 6 से विभाजित होने पर आती हैं। ठीक है जी। उसके बाद है अगला, कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासवा है। ठीक है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासवा जो है 29 है, तथा लसवा 4147 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? ये देखने से काफ़ी टफ लगता है, बहुत बच्चे इसको करने से पहले ही मना कर देते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट की सही क्लैरिटी है तो ये आप 1 मिनट में कर सकते हैं। देखिए कैसे। जो मासावा होता है वो दोनों संख्याओं में वो संख्या होती है जो सबसे कॉमन हो। जैसे मान लो एक संख्या है 8 और दूसरी है 10। 8 और 10 में कॉमन क्या चीज़ है? 8 का टेबल को हम इसके फैक्टर बनाएं तो 4 गुना 2, और 10 के बनाएं तो 2 गुना 5। अब इसमें जो दोनों संख्याओं में कॉमन है 2, तो इनका मासावा क्या होगा? 2। तो हम इनको कैसे लिखेंगे? मान लो एक संख्या मैंने लिख ली, एक संख्या को मैंने लिखा कि वो जो इनका मासावा है वो लिख लिया, यानी कि जैसे उसे 2 लिखा था आपने, मैं यहाँ 29 लिख ले रहा हूँ। 29 को अगर मैं 2 के केस में होता तो 2 गुना 4, तो 8 आ जाना था। तो मैं 29 गुना एक्स लिख रहा हूँ, ये मेरी एक संख्या आ गई। दूसरी संख्या के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 29 गुना वाई लिख देता हूँ। जैसे आप 2 गुना 5 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरी संख्या के लिए लिख लिया 29 गुना 22। ये मेरी दोनों संख्याओं की हो गई। सॉरी, 29 गुना वाई लिखना था, वाई लिख दिया, वाई। तो इसमें अब क्या होगा? ये मेरी दोनों संख्याओं की गुना हो गई। वो किसके बराबर होती है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। तो एलसीएम कितना है आपका? 4147, और एचसीएफ कितना है? 29। अब ये क्या होगा? 29 यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक 29 से एक 29 कट जाएगा, अदरवाइज इस 29 को आप दूसरी तरफ लेके जाओगे इक्वल टू के, तो भी ये नीचे आएगा और इसको काट देगा। आपके पास दूसरा 29 बचा है। आप क्या करेंगे? एक्स वाई लिखेंगे और यहाँ पर 4147
7 है। इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो इसके बाद में 29 यहाँ नीचे आ जाएगा। इससे काटेंगे तो ये आता है 143, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई वाई आपका आ रहा है 143। तो बच्चों एक बात है, ये जो टुकड़े हैं ना 143 के जो फैक्टर बनते हैं, अब इसके फैक्टर बनाने थे। इसका कोई और फैक्टर नहीं बनता सिवाय इसके कि 11 गुना 13। तो इसका मतलब एक संख्या आपकी 11 होगी और एक क्या होगा आपका 13 होगी। तो x अगर 11 नहीं होगी, मतलब एक संख्या का एक फैक्टर 11 होगा और एक होगा 13। वो कौन सा फैक्टर जो कॉमन नहीं है? एक संख्या का एक फैक्टर 11 और दूसरा 29, दूसरी संख्या का फैक्टर 13 और दूसरा 29, कॉमन है 29, वो मासावा है। तो संख्या क्या आ जाएंगी, 29 गुना 11 और 29 गुना 13। 29 इसमें से कॉमन आ जाएगा और आप लिखेंगे 11 गुना 13, ठीक है जी, और 11 गुना 13। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 29 गुना 24, 29 गुना 24। तो अब ये आपका जो है आंसर आएगा उनकी। उसने पूछा था कि जमा करके बताएं कितना आएगा, तो मैंने 11 और 13 को जमा करके कर लिया 24, 29 बाहर से गुना और तो इनके टोटल आ जाएगा। अब बच्चों आप बोलोगे यार इतनी बड़ी गुना कैसे करनी है, तो दूसरा तरीका है, 9 और 2 11 होते हैं। 11 का अगर इसका मैं डिजिट सम निकाल रहा हूँ, 9 2 11, 11 का डिजिट सम होगा 2, 2 गुना 4 और 2 6, 6 होता है 6, 4 2 गुना 6 मतलब 12, 12 का कितना टोटल आएगा डिजिट सम 3, 12 का डिजिट सम जो आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि इन दोनों की जो गुना करके आएगा उसका डिजिट सम भी 3 आना चाहिए। अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ, ऊपर मेरे को आता था 9 गिनना नहीं है, 6 6 12, 6 6 12 मतलब 2 और 1 और 2, तो इसका डिजिट सम आ रहा है 3। क्या किसी और संख्या क्या आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। दूसरी है 666, ठीक है जी, तो इसका क्या आएगा 18, 18 का मतलब 8 1 9, 9 को हम जीरो मान लेते हैं या 9 ही रहने दें, ये भी नहीं आया। नेक्स्ट का 9 9 को काउंट नहीं करें तो 6 आ रहा है, उसके नीचे वाली को भी 9 को काउंट नहीं करते हैं तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 सिर्फ एक का आ रहा है, वो भी 696 का। अगर मेरी प्रैक्टिस है डिजिट सम निकालने की तो मैं गुना ही नहीं करूंगा, मैं इसको डिजिट सम से ही देख लूंगा कि 29 गुना 24 को कैसे सॉल्व करना है। मैं इसको सॉल्व जैसा भी इसका डिजिट सम आएगा उसके अनुसार इसको सॉल्व करके ऑप्शन ए कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप 0.9 डिवाइड बाई 0.75, इसमें इसको सॉल्व करें। तो इसमें आप क्या करेंगे, 9/10 लिखेंगे, अच्छा डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे और उल्ट जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, जो 2 पॉइंटों का ना, और 75 नीचे। अब इसे काटेंगे 25 से, 25 चौके 100, 25 दिए 75, 3 एकम 3, 3 दिए 9, ठीक है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6/5, 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो, कि भागफल एक पूर्ण घन हो। बच्चों इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। मेथड नंबर 1 कि आप जो है इन सबको इसके नीचे बारी बारी से लिख के देख लें, तब भी हो सकता है। जैसे 3600 को मैंने 9 से भाग किया तो मेरा आता है कटकर 9 चौके 36, 400। 400 मेरा स्क्वायर हो सकता है, वर्ग हो सकता है किसका, 20 का, लेकिन घन नहीं होता है, तो ये मेरा 9 गलत हो गया। तो मैं 3600/50 करूँगा, क्योंकि लास्ट में 0 0 है तो ईजी है, 0 से 0 कट गई, और इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 72, 72। ये भी किसी का भी घन नहीं, 64 होता है 4 का, उसके बाद 125 होता है 5 का, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आएगा 300, 3600 को मैं 300 से भाग दूंगा तो ये 2 जीरो जो है इन दोनों जीरो से कट गई, तो इससे काटेंगे तो 12, तो 12 भी किसी का घन नहीं होता, ठीक है जी। तो इसका मतलब जब तीनों नहीं है तो चौथा तो होगा ही होगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको टिक कर सकते हैं। मेथड नंबर 1। इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो सही तरीका है उसमें क्या करते हैं, हम 3600 के इसका गुणनखंड बनाते हैं। तो इसको पहले 2 पे गया 1800, फिर 2 पे गया 900, फिर 2 पे गया 450, फिर 2 पे गया 225, अब ये 5 पे जाएगा, यहाँ करते हैं इसको 225, ये 5 यहाँ नहीं लिखेंगे, ये 5 यहाँ शुरू करते हैं। तो 5 पे 5 चौके 20 और 5 5 25 45, तो फिर 5 पे किया 9, फिर 3 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1। अब एक बात देखना, जो तो 3 तरीके में आ रहे हैं, जो तो घन आ रहा है पूर्ण घन, उसको तो हम लेंगे नहीं, बाकी सब हमें निकालना पड़ेगा, बाकी सब हमें निकालना पड़ेगा। तो जो घन निकालते हैं तो 2 जो 3 टाइम है ये वाला तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमें 3600 में से निकालना क्या है, 3600 में से हमें निकालना है बाकी रकमें। तो 2 गुना 5 10, 10 आ गया, इसको अलग से रखिए। यहाँ देखिए 5 3 3 9, 9 5 45, 45 गुना 10 450, तो इसका मतलब 450 हमने बाहर निकालना है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी।
अब 32 का क्यूब रूट निकाल के आपने बताना है कि 2x की पावर में वो x का मान क्या होगा। तो आप इतना याद रखिएगा, ये चीज़ें आपने वैसे ही याद रख लेनी है कि 32 जो है 2 की पावर 5 होता है। तो मैं क्यों, इसका क्या मतलब हुआ जो ऐसे क्यूब ऐसे स्क्वायर रूट लिख के बीच में 3 लिखा हुआ, ये इस चीज़ का क्या मतलब बनेगा, यहाँ देखिएगा, ये यूं करके जो लिखते हैं बीच में 3, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर तो ये खाली है तो जैसे ये अगर मान लो ये खाली होता है यहाँ पर तो ये स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर क्यूब रूट निकालना हो तो उसको कैसे लिखेंगे। इसी चीज़ को करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या कि यहाँ 3 लिखते हैं। तो इसका मतलब इस जो ये क्यूब रूट में होता है, जैसे आपने मान लिया यहाँ पर ऐसे था, तो इसको आप किस तरह लिखते हैं कि कोई संख्या जिस जो ये बीच में यहाँ संख्या है उसकी पावर 1/2 होती है जब ऐसा हो। ठीक है। अब इसके उलट देखो, इसके उलट क्या देखना है कि सपोज यहाँ पर 3 है तो ये पावर जो है 1/3 होगी, इतनी बात है। अब आपका जो है 32 है बीच में, यहाँ 32 है। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसका मतलब 2 की पावर 5 जो है, अब यहाँ जैसे इस प्रकार लिखा गया हो तो अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5/3 आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। 27 संख्याओं का औसत 27 संख्याओं की औसत 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना होगा। अब एक बात है, आपने अंडर प्रेशर टाइम बचाने के लिए आप क्या करते हैं, या सॉरी टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर आपको इस प्रकार दिया हो कि कोई संख्या बदलकर दूसरी लिख दी जाए, तो अब ये संख्या देखनी है आपने, ये लिखा था 28, फिगर 28, उसको कैसे लिखा गया 82, यानी कि इनकी अंकों की अदला बदली की गई। उस केस में जो अंतर है वो कितना होता है आप देखिएगा। 8 और 2 में कितना अंतर है, 6 है ना। जो अंतर होगा इन अंकों में, इनके अंकों में जो अंतर होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों के अंतर 6 था, उसको 9 से किया तो 54। अब ये क्या 54 क्या आया कि 28 को घटा दिया जाए अगर 82 में से तो 54 ही आएगा। अगर आपके पास इन्होंने देखो यहाँ पर दिया होता कि अगर 45 को बदलकर मैंने 54 लिख दिया है, 54 लिख दिया है, तो क्या होगा, इनके बीच का अंतर कितना है 1, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9। 54 में से 45 घटा के देखिएगा 9 ही आएगा। अगर मैं 64 को 46 लिख दूँ तब देखिएगा इनके अंतर के बीच 2 है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18। 64 में से 64 में 46 घटा के देख लेना 18 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप अंतर जल्दी ज्ञात कर सकते हैं कि इनके बीच का अंतर है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि लिखना तो एक संख्या को बदलकर 28 की बजाय 82 लिख दी जाए, यानी कि उस जो संख्याएं हैं उनमें कितना ऐड कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा, और उनमें एडिशन कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 28 को घटाना पड़ेगा 82 से। एक वो तरीका है, या आप 6 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें, वो आ जाएगा 54। 54 जो बढ़ेंगे अंक वो कितनी संख्याओं के लिए बढ़ेंगे 27 में। अब आपने 54 अंकों को 27 में बराबर बराबर बांटना है, तो नेचुरली है 27 के टेबल पर ये आराम से चला जाता है तो 2, यानी कि हर एक को 2 2 ही मिलेंगे। तो पहले से जो 60 लेकर बैठे हैं उनको अंकों की अदला बदली करने से 2 और मिल जाएंगे तो 62 उनका औसत हो जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार से इसको किया जाता है कि पहले जो है वो ठीक है, जो एक्स्ट्रा आया उसको हमने जो संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर कर जो भी आएगा उसको पहले वाले में ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि अगर हमें कमी की हो तो हम पहले वाले से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि फिर वो यहाँ 2 2 आने के बजाय वो 2 2 सबसे लेके जाएगा उतनी संख्या पूरी करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद है आपका 64 का कितना प्रतिशत 8 है। बच्चों मान लो कि 64 का ना कोई प्रतिशत पता नहीं है पर एक्स है और बटे में है 100, ये 8 है, बराबर 8 के है मान लिया। अब ये सभी संख्याएं उधर चल जाएंगी और हमारा 8 जो है मतलब सो एक्स जो है इधर रह जाएगा, एक्स मेरा इधर ही रह गया। यहाँ 64 ऊपर है 100 नीचे है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 8 गुना 100 हो जाएगा और बटे में 64। अब 8 के टेबल पे करता है 8 एकम 8, 8 6 64, 100/8 जो है हमेशा 12.5 के बराबर होता है। कैसे, आपको पता है कि 100 के अगर 4 हिस्से करूँ तो कितना आएगा, तो आपको सब बोलेंगे जी 25 आ जाएगा, क्योंकि बचपन में पैसे देखे थे ना, 25 पैसे 1 रुपये के बनते थे 4 हिस्से। तो अब 4 की बजाय मैं 8 करूँगा, यानी कि मैं 4 कर दिया उसका डबल कर दो, 4 तो नहीं 8, तो 25 का आधा करना पड़ेगा 12.5। और अगर 1/16 आए तो उसका आप 6.25 कर देंगे, 12.5 का आधा कर दो 6.25। इस प्रकार भी आप चीज़ों को भिन्नों को याद रख सकते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी आती है, ताकि पेपर में आपको ना निकालनी पड़े। पेपर में क्या होता है कि प्रेशर होता है और हम गलत कैलकुलेशन कर जाते हैं। अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस करके याद रखी हुई हैं कुछ चीज़ें तो आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी, पेपर में टाइम भी बचाएंगी और एक्यूरेसी भी लेकर आएंगी। अगला देखें, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। अब ये डिस्टेंस दिया है उसका 24 और टाइम दिया है 4 आवर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा,
डिस्टेंस ओवर टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के, काट के किया तो 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड है, कब, धारा की दिशा में। ठीक है, दूसरे केस में डिस्टेंस तो वही है, लेकिन वो जब वापस आती है तो 6 घंटे लगा देती है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो यहाँ उसकी स्पीड आई 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए कि जाते समय 6 किलोमीटर, आते समय 4, पूछा है कि नाव की चाल, तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, नाव की चाल आ जाएगी। तो 6 4 बराबर है 10 के, डिवाइड बाई 2, तो 5 आंसर आपका आ जाएगा। वेरी सिंपल, 1 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं, बहुत कम समय में। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बताने वाली थी, इसमें क्या है, आप तैयारी करते हैं, मैंने भी तैयारी की आपको ये बताने की कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उसमें मैंने हर प्रश्न का देखा, जैसे आप इस प्रश्न को पढ़ के देखिए कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, दंतोष्ठ, दंत्य या मूर्धन्य। अगर आपको इसका पता है तो आप बताएं, इसके लिए आपको 2 से 3 सेकंड लगे, और जो गोला लगाया जाता है उसके लिए भी 3 सेकंड लगते हैं। तो आपको गोले लगाने हैं टोटल 80, गोले आपके टोटल लग रहे हैं 80, और 3 सेकंड अगर लग रहे हैं तो 240 सेकंड तो आपको गोले लगाने में लगेंगे। ठीक है जी, तो 240 सेकंड का मतलब क्या है, 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 6 चौके 24, 4 मिनट तो मिनिमम से मिनिमम, 4 मिनट मिनिमम बता रहा हूँ आपको टाइम, ये कि ये गोला लगाने की स्पीड कम होगी तो 6 मिनट भी लग सकते हैं। तो बाकी का आपका 54 मिनट बचते हैं जो आपने पेपर ये पूरा करना है। तो बच्चों, जो प्रश्न हमें आता है, जैसे हिंदी का प्रश्न हो, जीके का प्रश्न हो, साइंस का प्रश्न हो, या फिर इंग्लिश का प्रश्न जो हमें आता है पहली ही नज़र में, उसको पहले अटैम्प्ट करें। आप 2 से 3 सेकंड में पढ़ के उसका उत्तर दे सकते हैं तो उसको करें, अगर नहीं दे सकते तो उसको छोड़ते जाएं। हाँ, इस प्रोसेस में जब जिसका उत्तर आप नहीं देंगे उसका टाइम भी इंक्लूड होता जा रहा है, आपने 2 सेकंड या 3 सेकंड उसको पढ़ने में लगाए हैं, लेकिन वो बेटर है कि आप उस पर बैठकर, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो पेन को ऐसे हिलाते रहते हैं, सोच रहे हैं यार इसका क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, वो चीज़ नहीं करनी है पूरे पेपर में। आपने पूरे पेपर में पहले तो वो करना है कि जो आपको पूरी तरह से आते हैं वो प्रश्न कीजिए। आप सोचिए, पूरे पेपर में अगर आपको मान लो कि 45 या 45 प्रश्न पूरी तरह से आते थे, मान लो 45, कम ही बता रहा हूँ, अभी मिनिमम लेके चला हूँ, और उसके बाद आप सोचिए 45 में से 45 आपको मतलब आते थे पूरे 80 में से, तो बच कितने गए, 35 क्वेश्चंस बच गए हैं। अब आप देखिए कि आपका टारगेट, अगर आपका टारगेट 65 का है, 65 का, तो आपको लेने कितने हैं, 65 का टारगेट होगा तो आपको 20 और लेने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास मार्जिन होगा। जो आपको बिल्कुल आते थे ठीक है, जो डाउटेड हैं उनको उसके बाद करें, उसमें अगर आप 20 नंबर ले पाए, 15 गलत हो जाएं कोई बात नहीं, तो आप इस पेपर में जितना अपना टारगेट है उसको हिट कर सकते हैं। और एक बात, जब आप 45 या 50 या 55 क्वेश्चन जो आपको पहली नज़र में बिल्कुल सही कम समय में आते हैं उनको कर लेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि एटलीस्ट मैं मतलब ऐसी स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये बैरियर है, ये वो लाइन है कि 55 वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके बाद जो बाकी प्रश्न है, 25 प्रश्न 55 में से बाकी 25, उसमें मैं जितने भी ले लूँगा वो मेरी मेरिट को एडिशन करेंगे, मेरी मेरिट में बढ़ाते जाएंगे, ताकि मेरे पास अगर मेरे कोई सर्टिफिकेट की कमी है वो भी मेरी पूरी हो जाए। आप सभी प्रश्नों को करने लगेंगे, हो सकता है कि कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको आता हो, या उसको आप 3-4 सेकंड के बजाय 6 में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए समय ही नहीं बचा। बहुत से बच्चे जो है मेरे पास मैथ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन मैथ उनको आता है परंतु पेपर में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो परेशान होते हैं कि सर हमें मैथ नॉर्मल आप डालते हैं तो आता है लेकिन पेपर में हमसे नहीं होता। तो उसका कारण क्या है कि मैथ के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता, जो मैथ को समय देना चाहिए वो समय ही नहीं बचता, एक कारण ये है। दूसरा कारण कि मैथ की प्रैक्टिस उतनी अच्छी से नहीं की होती है, उन्होंने तरीके बहुत सारे सीख लिए हैं लेकिन अभ्यास नहीं किया है। बेटर यह है कि आप 8 से 10 या 10 तरीके के सवाल करना सीखें अलग अलग, जैसे आप प्रॉफिट लॉस का सीख लिया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का सीख लिया, स्पीड वर्क का सीख लिया, सिंप्लीफिकेशन सीख लिया आपने, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सीख लिया। तो ये इस तरह की चीज़ें इतने भी सीख लिए ना आपने, एवरेज सीख ली, ठीक है, तो उसके रेशो और एवरेज, तो उसके बाद 8 7 8 तरीके हो गए। इतना ही फोकस करें तो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर इतनों की प्रैक्टिस अच्छी की हो, आपको देखते ही वो चीज़ें समझ आ रही हों। सवाल करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। अगर आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो मैथ और एक रीजनिंग, ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका बहुत सारा समय भी खा जाएंगे और आपके नंबर भी, क्योंकि गलत डायरेक्शन में जाने पर ना आपको नंबर मिलेगा और ना ही आपका समय बच पाएगा। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि सबसे पहले उन प्रश्नों को करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हों। ज़रूरी नहीं कि भी आप रीजनिंग को पहले अटैम्प्ट करें, मैथ के लिए सबसे लास्ट में नंबर रखें। आप हिंदी सबसे पहले कर सकते हैं, या किसी का जीके अच्छा है तो वो जीके से स्टार्ट कर सकता है।
उसके बाद आप मैथ के साथ जो साइंस आती है उसको कर लें। उस मैथ और रीजनिंग को छोड़ें, और मैथ और रीजनिंग में भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका आप उत्तर 1 सेकंड में या 2 सेकंड में दे सकते हैं। तो उस तरह के प्रश्नों को, जैसे अभी मैंने आपको प्रश्न डाला था एक, कि भाई आप मुझे ये बताएं ऐसे करके 32, इसमें बना हुआ था एक्स की पावर कितनी कितनी आएगी बताओ, ये एक्स सॉरी 2 की पावर में ये एक्स की वैल्यू ये कितनी आएगी, तो आपको पता होना चाहिए 1/3 है, और 2 की पावर 5 32 के होता है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3। आप उसको देखते ही कर देंगे 5/3 है भाई, ठीक है। या फिर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो कि भाई 27 बच्चों का औसत था, उसको क्या किया गया उन्होंने, 60 था, और उन्होंने क्या किया गया 28 को आपने लिखा है इसमें कि 82 बना दिया, तो आपको पता है कि इसका अंतर 6 है, 9 6 के 54, आप मतलब 54 आप ऐसे देखते ही कर लें। 54 की एडिशन होनी है 27 में, आपको पता है 27 दूना 54 होते हैं, तो 2 की एडिशन हुई पर में, तो आप सीधा ही इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप सीधा 62 कहाँ है वो ढूंढेंगे और कर देंगे। इस प्रकार से आप मैथ इवन रीजनिंग से फास्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी रीजनिंग बिल्कुल सिंपल वे में दी होती है, उसको भी किया जा सकता है। अटेम्प्ट को प्रैक्टिस इस प्रकार से करें कि आपको क्वेश्चन करने की टाइमिंग का समझ आ जाए कि कौन सा प्रश्न मेरी टाइमिंग को ज़्यादा, मुझे ज़्यादा समय लेता है, उसको उसके लिए उसको छोड़ते जाएं। देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रश्न कौन सा ज़्यादा समय ले रहा है। इस प्रकार आप अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी टिप, सबसे ही ज़रूरी जो चीज़ है, अपने आप को नियंत्रण में रखें। पेपर करते समय आपको जब OMR शीट मिलेगी उसको आराम से, बहुत आराम से भरें। अगर आपने रोल नंबर गलत कर दिया तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। इसलिए आराम से भरें, उसमें गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। उसके बाद जो समय आपको पेपर आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलने के बीच का समय है, उसमें ब्रीदिंग करें, रिलैक्स रहें, ठीक है। पूरे मतलब एक दूसरे को देखने के बजाय खुद की आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स रहें, सारा ध्यान अपने सांसों पर लगाएं, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल लेकर आएँ, और अपने आप से एक चीज़ वादा करें कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और पेपर जो है मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। यही चीज़ आप आज ही बैठकर, जैसे इस वीडियो को देखें उसके बाद आप बैठ के करें कि मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन आंसर शीट मिल गई है, मैंने उसमें रोल नंबर भर लिया है, अब मुझे पेपर मिलना है। तो पेपर से पहले मैंने रिलैक्स कैसे होना है, ब्रीदिंग करनी है उस पेपर, फिर मुझे पेपर मिला और पेपर को मैंने पहले हिंदी ढूंढी वो की, फिर मैंने ऐसे अपने आप से वो बात करें, अपने अंतर्मन को समझाएं, ताकि पेपर में वो एक्चुअल में वैसी प्रैक्टिस में आ जाए। एक चीज़। दूसरी बात, अगर आपको पेपर कठिन आता है, अगर आपको पेपर कठिन आता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, इतना कठिन पेपर कोई बनाता नहीं, अगर मान लो कि उन्होंने बहुत कठिन प्रश्न बना दिया, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जितनी तैयारी की है वो काफ़ी है। ये बात आप अपने आप से बोलिएगा। और दूसरी बात, अगर ये पेपर कठिन है तो अकेला मेरे लिए कठिन नहीं है, यह पेपर सभी के लिए एक बराबर कठिन है। अगर मैं टारगेट लेके चला हूँ कि मेरे 65 नंबर आने चाहिए, और इस पेपर को देख के मेरे 55 ही आ रहे हैं, मेरा 10 नंबर का लॉस हो रहा है, तो एक बात याद रखना बच्चों, पूरी की पूरी मेरिट ही 10 नंबर की डाउन जाएगी। आपको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने पेपर में 65 नंबर ही लेने हैं, आपको फ़र्क पड़ता है कि आप मेरिट में आए। तो आपने आपसे ये समझाना है कि कोई बात नहीं, 2 4 प्रश्न मुश्किल आ सकते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, मुझे फोकस करना है कि जो मुझे आते हैं उन पर, ठीक है। जैसे मैंने बताया जो आपको आते हैं वो कर रहे हैं, आप 45 मिनिमम लेके चला, मान लो किसी के उससे भी कम आते हैं, तो भी वो बच्चा क्या सोच सकता है कि भाई देखो, मुझे अगर मान लो 40 ही आते हैं, या मान लो 38 ही आते हैं जो मैंने कर लिए हैं, ठीक, तो वो ये भी तो देखेगा ना कि मुझे 42 क्वेश्चन बचे हुए हैं करने को, ठीक है। जो मेरा टारगेट है उस तक पहुंचने के लिए अब मेरे पास यहाँ जो बचा है उसमें भी तो अमाउंट ज़्यादा है। अगर मुझे 45 आते होते तो अमाउंट कितना बचना था, 35 का। अब मुझे 38 आते हैं तो मेरा 42 का बचा है, मेरे पास जो एरर का चांस है वो भी तो बढ़ गया है, एरर गलतियां करने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपने अब सबसे बड़ी बात, अपने आप को नियंत्रण में रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और ये ज़िंदगी है, इसमें परीक्षाओं से भरी है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये अंतिम परीक्षा है इसके बाद आपके लिए सारे दरबार बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें, कर्म करें, फल की इच्छा जो है वो ना करें, वो भगवान अपने आप आपको आपकी मेहनत के अनुसार जरूर देंगे, और जब समय आएगा तब देंगे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।